आप बोल रहे थे विकास ने तो जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ाना है, सक्रियता, न्यायिक सक्रियता पढ़ाना है, थोड़ा सा बता दें तो क्लियर हो जाएगा। फिर हाई कोर्ट, आपको तो हाई कोर्ट शुरू करती है ना, थोड़ा सा बता दें क्योंकि वो जरूरी है। मुझे कल मैं पढ़ रहा था तो लगा मुझे न्यायिक सक्रियता एक्टिविज्म, यस क्या है, क्या है स्पेलिंग, ये होगा, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर कोई निष्क्रिय व्यक्ति है, उसने देखा अचानक एक बैठा हुआ आदमी है, कुछ नहीं कर रहा है, लेथार्जिक है, अचानक उसके सामने सांप आ जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसी से, एक्टिविज्म। इसका मतलब एक सीधा साधा ये है कि आजकल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विधायिका या संसद के नियम कानून बनाने से पहले खुद एक्टिव हो गई है, सक्रिय हो गई है। एमएसपी का बहुत अच्छा एग्जांपल था कि सरकार ने जब नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इसी को न्यायिक एक्टिविज्म कहते हैं या न्यायिक सक्रियता कहते हैं कि न्यायपालिका चाहे हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की, वो सक्रिय हो गई है। कैसे सक्रिय हुई है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जमुहाई समझ दो, इंग्लिश में याई कहते हैं, याई है ना, ऐसा है। हम एन साइलेंट पढ़ते हैं, बहुत से रशिया के लोग कुछ साइलेंट पढ़ते हैं, अमेरिका के कुछ साइलेंट पढ़ते हैं, हम याई पढ़ते हैं, याई ना, ठीक है। ऐसे जब कर रहा था उसका मुंह ऐसे रह गया, बताया था आपको, नहीं ऐसे हो गया। ये इसका बहुत सटीक एग्जांपल है। ऐसे हो गया, अब वो कुछ बोल ही ना पाए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर किस चीज की दवा देगा, मार नहीं सकता, हथौड़े से नहीं ठीक कर सकता, टैबलेट इंजेक्शन से सही नहीं कर सकता। जल्दी सुना देता हूँ, ज्यादा टाइम हो जाएगा नहीं तो। वो क्या हुआ, पहले वैद्य जो होते थे ना, आजकल जो हर चीज तो क्या है मशीनों से, अभी पता है नहीं 40-45 टेस्ट हुए, फटाफट लिख दिया, ये कमी है, वो दे दिया। पहले तो वैद्य जो होते थे वो उनका नॉलेज बहुत तगड़ी होती है। एक वैद्य के पास लेके गए तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा, आप बोलोगे नहीं, बोले ठीक है नहीं बोलूंगा। वो लेके गए सीधे एक अंधेरे कमरे में, उसे वो ऐसे बेचारा बैठा हुआ है, बोले बोलोगे नहीं तब तो सही करूँ, बोले ठीक है। अंधेरे कमरे में लेके गए, स्टोव जलाया और वो इतनी बड़ी लोहे की 2 सलाखें ली, सलाखें मुकी और उसके लिए स्टोव पे दोनों गर्म कर किया। देख लो कहीं कोई लिंक नहीं है, गर्म किया, बिल्कुल लाल गर्म। अंधेरा क्यों किया, आपने देखो लोहा की बत्ती होती है, लोहा वैसे दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे में और ज्यादा गर्म दिखाई देता है, लाल बिल्कुल स्वर्ग। और उसे लकड़ी की कुर्सी पे बिठाया, हाथ बांधे, पैर कुर्सी से नीचे बांधे और नाई वाली कुर्सी होती है ना, वहाँ ऐसा करके उसे बिठा दिया और गर्दन भी हिले नहीं, और वो गर्म करा रहे हैं उसके सामने स्टोव से। वो बोल नहीं पा रहा था और उससे फिर कहा, क्योंकि गर्दन तो खराब थी लेकिन कान तो सुन रहे थे ना, बोले बेटा अब तुम बंधे हुए हो, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। घर वालों को बात कर दिया, बोले जो दोनों लोहे की सलाखें गर्म हो रही हैं, तुम्हारे आंखों में दोनों सलाखों का कपड़ा बांधा उन्होंने दोनों पे। ये कौन सी, ये सोशल नॉलेज होती है जो आपको आपका ब्रेन खोलेगी आईएएस के इंटरव्यू के क्या क्या अल्टरनेट किसी चीज हो सकती है। और उसने लिया, सुना हुआ है क्या आपका, ये उसने लिया, अब वो हिल नहीं पा रहा है, कौन बांध के रखा है। अब वो ऐसे गरम और बिल्कुल गरम करके जब धीरे धीरे उसकी आंखों के पास ले गए
तो जैसी नियर पहुंचे एकदम चीखा उसका जबड़ा अपनी जगह आ गया। उस चीजों का लॉजिक होता है। इसी को कहते हैं कि हमारा देश प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि किसी भी भारत के नागरिक के साथ कोई भी, चाहे मौलिक अधिकार से संबंधित हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक, सभी तरह का न्याय देने का उसका कर्तव्य है। ठीक है, होता क्या है, अब दो एग्जाम्पल। हमने ब्रिटिश से न्यायपालिका सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम ज्यादातर लिया हुआ, लेकिन वहां के सिस्टम में हमारे सिस्टम में अंतर यह है कि हमारे यहाँ विविधता में एकता है, वहां पे एकता ही एकता है। रिलीजन सेम है, लोग सेम है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लैंग्वेज भी सब सेम है, लेकिन इन सब चीजों के साथ हमारे यहाँ वैरायटी है। समझ में आ रहा नहीं होता ये है? इसीलिए हमारे यहाँ की और वहां का एक और चीज है, वहां का न्यायिक सिस्टम खर्चीला बहुत है। हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जजेस के लिए जितना ब्रिटिश कर पाता है। एक दो शब्द मैं निकालूं अपना छोटा सा पॉइंट, एक इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है मैं देख, कल की बात से आप नाराज तो नहीं हुए थे? आर्टिकल 246 है नहीं, कल मैंने रात में भी देखा, उसे समझना आसान नहीं होता है। उसमें खंड 2-3 अलग अलग दिए हैं, वो विधायी संबंध से रिलेटेड है। सेक्शन कई हैं, कई सेक्शन है उसमें, वो सब चीज है। लेकिन हमने डॉक्टर के एग्जाम्पल दिया, हमें वही चीज लेना जो उससे टच है। और अगर आप उस तरह का कुछ आ रहा है ना, उसमें जुडिशियल रिव्यू आता है अक्सर, सिविल सर्विसेज में आ रहा है, तो आप उसे मेंशन करेंगे, जरूर करना चाहिए है? हाँ, वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन हमें तो वही पढ़ाना है ना। अब जैसे एक है, पेट में दर्द हो, पेट का दर्द हो, सिर का दर्द हो, हाथ और कमर का दर्द हो, पेट तो वो पेट में ही गोली जाती है ना। गोली कहाँ जाती है? पेट में टैबलेट जाएगी। अब वो सिर का दर्द भी सही करती है, पैर का भी दर्द सही करती है। कैसे? मेन सिस्टम की संविधान एक ही है, लेकिन खंड अलग अलग है ना। दाल का दर्द भी सही कर देती है वही गोली, कहाँ दाल, कहाँ पेट, कहाँ सर, कहाँ पेट, बट करती है ना सही। इसी तरह वो अलग अलग है। और अगर यही नहीं होता उसका ट्रू एग्जाम्पल, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करता कैसे मानती है उसके लिए, पूरा एक्सप्लेन करता है उसके लिए। तो इसमें ही कहा गया था कि हमने जो अभी एग्जाम्पल दिया तकरीर का, कि यदि हमारी कार्यपालिका या जिसे कहते हैं कार्यकारिणी, काम करने वाली जो हमारे यहाँ पे एक संगठन है, वो सही हो, तो न्यायिक सक्रियता की जरूरत नहीं है। न्यायिक सक्रियता की कब जरूरत पड़ती है? जब हमारी कार्यकारिणी या कार्यपालिका निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय होके आप देखिए कितने दिन काम, एमएसपी का कितने दिन केस चला, बहुत महीने चला, जारी निकल गए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इसका मतलब यही है कि यदि आपके पास बहुत से, जब आप सिविल सर्विस में होंगे, किसी बड़ी पोस्ट पे होंगे, छोटी पोस्ट पे जो आपके सबॉर्डिनेट होंगे, बहुत से लेथार्जिक होंगे, फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि एक बंदा डेली लेट आ रहा है, उसका क्या इलाज करेंगे, एक के घर पे फैमिली प्रॉब्लम है, उसे का क्या इलाज करेंगे। आप हमेशा ऐसे ज्वलंत सवाल पूछते हो कि आप हमें सर्विस से डिसमिस करा दोगे किसी ने। ज्वलंत मैंने फिर दंगा मंगा मत करो, आप ऐसे ही बदनाम उस दिन आपने बोल ही दिया था। नहीं, डिसीजन देखिए, दो चीजें हैं। आप कहोगे 3 तरह की दवा होती है, एक एलोपैथिक, एक आयुर्वेदिक, एक होम्योपैथिक। बात सही है? तो आप अच्छा, तीनों में अंतर क्या है? अगर आपकी सिचुएशन बिल्कुल एक्सट्रीम इमरजेंसी पे, तो एलोपैथिक दवा से काम चलेगा। अगर आपको देख रहे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो आयुर्वेदिक से भी काम कर सकते हो, और बिल्कुल स्टार्टिंग में तो होम्योपैथिक के लिए चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य ये नहीं है कि पुलिस का काम करे। जैसे IIT गुजरात के ऊपर ये लगाया था एग्जाम कुछ लोगों ने कि बहुत ढीले काम करते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, बोले आई एम प्राइम मिनिस्टर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर।
तो आप एकदम स्वतः संज्ञान एकदम एक्शन नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद बचा क्या है? जैसे अभी एक आज का अमर उजाला पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि जो कहा गया है कि धार्मिक ड्रेसेस को या वेशभूषा को क्या स्कूलों में होना चाहिए। तो ये खाली इंडिया का केस नहीं है, सुप्रीम अपने यहाँ का जो बहुत वास्ट कंट्री है और इससे सबक लेके बहुत से प्रजातंत्र राज बनेंगे, क्योंकि बहुत से जहाँ नरेश या राजा का सिस्टम में बादशाहत है, तो बहुत से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के लिए पूरा वर्ल्ड देखता है। ध्यान रखिएगा, पूरा वर्ल्ड देखता है। तो आप भी अपने आप को ये खाली आईएएस की बात नहीं है। कल को आप आईपीएस से तो डीजीपी बनेंगे, मुख्य सचिव बनेंगे, सचिव बनेंगे, आप निर्माता तो आप ही होंगे पॉलिसी की। इसलिए मैं थोड़ा सा जो मेरा पढ़ाने का, आप लोगों को पढ़ाने का अलग रहता है, ग्रेजुएशन में पढ़ाने का अलग रहता है, तो वो चीज जब तक until unless I am not inculcating some qualities in you, from where it will come, कहाँ से आएंगे? आपके साथ बैठ कर नहीं आएंगे। इसलिए आपको अच्छे क्वेश्चन है आपके। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जितना बड़ा होता है आदमी, जितना बड़ा पेड़ होता है, जितने फल आते हैं उतना ही झुकता है, जितना बड़ा। और झुकेगा नहीं तो क्या होगा मालूम है? अगर ऐसे खड़ा हुआ तो वजन की वजह से बीच से फट जाएगा। हमें राइट, पेड़ जितने फल होंगे उतना झुकता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट खाली एक नहीं है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी देखेगा, लोक अदालत भी देखेगा, फैमिली के केस भी देखेगा, इलेक्शन के भी केस देगा, हाई कोर्ट के पूरे सब केस देगा, एकदम एक उसके पास। और जज कितने जने आप? केवल 31, 34 है ना, 34। तो अब ये सब चीजें या पहले साथ थे, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैं पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ लोग कहेंगे, लेकिन वो क्या कहेंगे, मैं जो कहूंगा आपको वो चीज बताऊंगा तो निष्पक्ष हो। आई कैन नॉट, जो आप कह सकते हो मैं नहीं। क्यों? मुझे वो चीज पढ़ाना है अपने देश के। मुझे पता है टू हुम आई स्पीकिंग। अब भविष्य है, लोगों को भी एक दिन जाना है, कल को यहाँ पर भी लोग खड़े होंगे, मेरी जगह भी खड़े होंगे और आप में से ही खड़े होंगे। एकेडमिशियन भी बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर भी बनेंगे, मैनेजर भी बनेंगे, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो वो चीजें अपने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा कि बड़े जो कहते हैं बुजुर्ग घर में एकदम डिसीजन नहीं लेते। तो एक्टिविज्म का मतलब ये है कि अगर हमारी कार्यपालिका निष्क्रिय है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में कमांड लेना पड़ती है। अब इसमें है क्या क्या? 2-3 चीजें पॉइंट। उदासीनता का कारण क्या है, और एक और चीज ये पॉइंट नोट करने के, कार्यकारिणी की उदासीनता, शब्द लिखिए उदासीनता, न्यूट्रलिज्म जिसे कहते हैं। एक तो ये कारण है, अगर कार्यकारिणी एक्टिव नहीं है किसी काम के लिए, ये आपका ही जवाब है, ये भी जवाब है उसका। कार्यकारिणी उदासीन थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को देख रहे थे क्या क्या हो सकता है। ठीक। दूसरा कारण इसका है स्वेच्छाचारिता, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। मीन्स अपनी इच्छा की, कार्यकारिणी अपनी इच्छा से काम नहीं करेगी। यू आर रिप्रेजेंटेटिव, आप इंडिया के लोगों के हिसाब से काम करोगे, संविधान के हिसाब से काम करोगे, स्वेच्छा नहीं चलेगी। जैसे आप कहोगे मैं तो नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ोगे तो आप उतना बड़ा एम क्यों देख रहे हो? आप नहीं, स्वेच्छा नहीं है इसमें, यू हैव टू स्टडी, देयर इज नो एंकर नहीं। जैसे कहा था ना मैंने, गांधी जी को एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है, हिंसावादी आदमी ने हिंसात्मक नारा दिया जो डू एंड डाई का। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने ना छोड़ने के बीच का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कहते तो जापान उस टाइम अटैक कर सकता था, क्योंकि 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ और 8 अगस्त को ये मीटिंग हुई और 9 अगस्त को सबको अरेस्ट कर दिया गया 1942 की बात। तो ये सब आपको रिमाइंड कराना पड़ेंगे सब चीजें। तो उन्होंने कहा एक तो स्वेच्छाचारिता नहीं चलेगी, यू आर नॉट इन दैट पोजीशन, कार्यकारिणी, क्योंकि ये अगर आप करोगे स्वेच्छा तो सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट के लिए हाई कोर्ट है। ठीक। तीसरा शब्द इसमें यूज हुआ है अनुशासनहीनता, कार्यकारिणी के सदस्य, आई एम टॉकिंग मीन इनडिसिप्लिन। तो अगर कार्यकारिणी, अब आप कहोगे सरकार क्यों देखती, उस वक्त पता है कृषि मंत्री कौन है? तोमर साहब, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ये प्रधानमंत्री अच्छी देखेगा, ये तो नरेंद्र सिंह तोमर को सोचना चाहिए। और उनके स्टेटमेंट 2 एक आए थे, मुझे भी अभी ध्यान है, क्रिटिसिज्म हुआ था, उनके स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज भी किया। तो उसमें इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। अगर देखिए ये तीनों शब्द मैं किसे कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तब डिसीजन लेता है जब निष्क्रियता हो, जब स्वेच्छाचारिता हो या अनुशासनहीनता हो। एंड क्या है कि
निष्क्रिया तो है, और उसके बाद क्या जन्म देती है? सक्रियता। आपकी निष्क्रियता ही सक्रियता को जन्म देती है। जैसे कहते हैं हम लोग कि जेंटलमैन कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट स्टूपिड्स। समझ में आया? जेंटलमैन कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट स्टूपिड। इसीलिए निष्क्रिय नहीं रहना है, एक्टिव। आपने देखा होगा जब ऑफिसर कोई आता है तो पुलिस भी अलर्ट हो जाती है और उनके सबऑर्डिनेट भी पता नहीं क्या फाइल दे। एक डर रहता ना, अरे पहले से इंफॉर्मेशन, अरे डीएम साहब वो आ रहे हैं, उनकी पूरी प्रोफाइल पढ़ के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं सब पता चल जाता है, डिपेंड करता है। तो ये उसके लिए जन्म देती है। लेकिन हुआ क्या है, उसका एक और कारण सुप्रीम कोर्ट का, ये उनका हुआ कि जेलों में बंद बहुत से कैदी हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आपने देखा होगा 15 अगस्त से 26 जनवरी पे अभी इस साल भी छोड़े गए थे कि 75 वर्ष से जो ज़्यादा कैदी हैं उन्हें छुड़वा। एक को 46 साल की सजा हुई है, परसों बता रहे थे, काट चुका है, उसे छुड़वा दिया। और कुछ कैदी ऐसे हैं जो अपने रॉयली नई उम्र के लड़के भी हैं, उसमें बोले बिना टिकट गए, पैसे भी नहीं थे पर्स में और जेल में बंद हैं। बहुत से ऐसे हैं केवल 50-50 रुपए के लिए जेल में बंद हैं। उनके लिए क्या करते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, 2-3 हज़ार, मैंने खुद देखा है, 34 कैदी छुड़वाए 2950 रुपए। कंडीशन ये है कि 50 रुपए देने के लिए आदमी जेल काट रहा है और हम लोग बैठने 50 रुपए चाय में। तो कभी कभी ये काम किया करो। वैसे ही जस्ट पर्सनल रहता है कि छोटी छोटी संस्थाएं हैं, कभी ये काम भी सोचा करो करके। अगर हमारे घर में दिए जल रहे हैं कि दूसरे के घर में दिए जल रहे हैं, नहीं जल रहे हैं, तो उससे दीपावली का अपने एग्जाम्पल देखोगे, कुम्हार बेचारे इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि कब बिके और हमारे घर में दिवाली मनाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ें अगर डेवलप की तो आपके अंदर निष्क्रियता, उदासीनता होगी नहीं। उदासीन उसे क्या कहते हैं? निष्क्रियता। मालूम क्या है? सुबह जो जाड़ों में लोग कहते हैं कि 8 बजे सोना नहीं, वो टाइम ऐसा होता है कि आप हल्का कपड़ा लेके सोइए, अच्छे कपड़े लेके मत सोइए, जो ठंड लगे आराम से होगा और पढ़ाई करने लगे। जितना आराम तलब होगे उतनी पढ़ाई नहीं होगी। ये आपको बताऊं, ये चीजें कुछ जनरेट करिए अपने लिए। तो उसमें एक तो जेल में बंद कैदी हैं, दूसरा है कि अवैध बंदीकरण। आपने हैविया कोर्स पढ़ा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध हो जाता है। जैसे उन्होंने क्यों नियम रखा है, कितने घंटे का है, उसके बाद आपको कोर्ट में पेश कराना पड़ेगा। 48 घंटे क्यों नहीं है? हो सकता है इन्फ्लुएंस करके 3rd डिग्री टॉर्चर करके वो मैनिपुलेट कर दे। 24 घंटे तो उसका पोजीशन वाला भी वहां बैठ के देखता रहेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो हैवियर कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह ये जो रखा गया है वो सबके लिए, प्लस स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, श्रमिक हैं, इनका शोषण होता है। श्रमिक मतलब वही बच्चे 14-14 साल के एजुकेशन में जाना चाहिए, उनका शोषण, इन सब के लिए कहा है। और दूसरा महिला संरक्षण गृह हैं, वहां पर भी आपने देखा होगा, वहां पर भी तो आजकल बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। प्लस अमानवीय दशा, पुलिस अत्याचार, बेगार न्याय, मैं जल्दी सुना दे रहा हूँ, मिलने के, और ये सब और असंख्य कारण हैं जिनकी वजह से कार्यकारिणी अप्रभावी होने के कारण न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ रही है। इसका मतलब सीधा ब्लेम जा रहा है नेताओं के ऊपर। अगर वो एक्टिव हो जाएं तो मुझे लगता है आधे करप्शन भी बंद हो जाए। वो एक्टिव हो जाएं, सड़क के लिए कमीशन नहीं देंगे, वो एक्टिव हो जाएं, बांधों के लिए कमीशन नहीं देंगे, एक्टिव हो जाएं कि हम एजुकेशन में कमीशन नहीं देंगे, हम ट्रांसपेरेंटली भर्ती करेंगे, समय से जो रिटायर हो रहे हैं उनका मानदेय देंगे, करप्शन सब बंद हो जाएगा। लेकिन एक्टिविज्म इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपका एक्टिविज्म आपको IAS भी बना सकता है, आपका एक्टिविज्म आपके परिवार को तरक्की करा सकता है, आपका एक्टिविज्म आपको एजुकेशन की लाइन में जा सकता है। इसी तरह अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो दूसरों को एक्टिव होना पड़ेगा। जो जितना एक्टिव है उतना ऊंचाई पे पहुंच रहा है, दैट इज एक्टिविज्म, सोशल एक्टिविज्म। अगर आप जो जितना एक्टिव है, जो जितना पढ़ाई करता है, जो जितना अच्छी नॉलेज होगी, उससे नॉलेज होगी तो नेचुरली वो ही विल क्वालिफाई एग्जामिनेशन। आप एक्टिव नहीं हो, लेथार्जी को उस तरह से मिलेगा। भाई एक एग्जांपल मैं पिछले बैच में दिया था ना कि प्रोफेसर जब आता है क्लास में, एकेडमिक क्लास में भी, तो मैंने एग्जांपल वाला अच्छा दिया था कि इतना पढ़ के आता है और उसके बाद इतना डिलीवर करता है आपको। आप इतना पढ़ते हो, इतना समझते हो,
इतना सा माइंड में रहता है, इतना सा लिख के आते हैं, इतने के नंबर मिलते हैं। एक मैनेजर साहब पिछले प्रिंसिपल साहब थे, उनसे कहते मैनेजर कह रहे सर हमें तो 6 बजे तक काम करना पड़ता है, आपको क्या 45 मिनट का क्लास लिया, बात खत्म हो गई। प्रिंसिपल साहब आपके हिसाब से आप ठीक है, उन्होंने पता क्या किया, क्या कहा, बोले जो यूजी पीजी के बच्चे हैं ना 45 मिनट उनके सामने खड़े होकर देखते हैं, और आजकल तो और कठिन है। अच्छा वो पेपर जेब में निकल आया, नहीं तो गूगल पे तो सब कुछ मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो आपको पता चला। तो ये जो एक्टिविज्म है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बी एक्टिव हर चीज में। एक्टिविज्म जो है उसका इसके कई अर्थ हैं। एक हमने शब्द पढ़ा था रूल ऑफ लॉ, पढ़ाया आपने? कहां से लिया ये? जापान, विधि का नियम, खोल कर रखते पूरा। हाँ। अगर इसमें पूरे एक्टिविज्म में एक शब्द याद रखना, अगर कहीं आ रहा है तो उसे जरूर लिखना कि विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ अगर है तो कार्यकारिणी भी सही एक्टिव रहेगी, सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं? रूल ऑफ लॉ। अब लॉ कौन सा रूल है? कहीं है नेचुरल लॉ है, जैसे नेचुरल लॉ है सब ऐसा करते हो जो दिनचर्या घर में करते हो, सब नेचुरल लॉ है ना, उठना भी जागना ये सब नेचुरल लॉ है। जहां आपने देखा रात में सही तरह से नींद नहीं हुई है, यहाँ पे आपको नींद आने लगेगी, नेचुरल चीजें, बहुत सी चीजें हैं, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन यू। तो नेचुरल चीजें जो हैं, तो रूल ऑफ लॉ अगर फॉलो कर रहे हैं जो हमारे संविधान में है, संवैधानिक नियमों से, तो सुप्रीम कोर्ट को इस सक्रियता की जरूरत नहीं है। और ना ही अगर जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं फिर खत्म करूंगा टॉपिक इस बार, कि यदि वकील 100% देश की सेवा करके जो वास्तव में विक्टिम है उसे अगर बरी कर दिया जाए और सही अगर सजा सुनाई जाए, जो आदमी खुद सरेंडर कर दे मैंने गलती की है, किसी तरह से मुझे लगता है इतना खर्चा नहीं, लेकिन ईगो या मूसों की लड़ाई जो होती है ना, वो आदमी को करवा के दोनों को करवा। तो अगर केस कम हो जाएंगे, अगर जो लॉ मेकर्स और लॉ फॉलो कराने वाले जो एडवोकेट हैं वो सही हो जाए, तो मुझे लगता है हमारे देश की जो कंडीशन, आर्थिक कंडीशन है वो भी सुधर जाएगी, क्योंकि परिवार की कंडीशन सुधरेगी। ये दैट इज द मेन मोटिव। और लोग रूल ऑफ लॉ फॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके 2-3 नियम हैं न्यायिक सक्रियता के। इसका एक्चुअली अर्थ मैंने बता ही दिया आपको। कि मेन पॉइंट बता दे रहा हूं, 3 पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय एक्टिविज्म कब होता है? आपने शब्द सुना होगा सोशल एक्टिविस्ट, सुना है सोशल एक्टिविस्ट क्या होता है? क्या नाम? व्हाट इज योर नेम? ALISZA, अलीजा। हैव यू हर्ड? हाँ, पढ़ो। It is necessary to work in NGO. Individual cannot. Then why you added this word NGO? Anybody. Social activist. If he is working in group, then it is NGO. This is non-government organization. Even I have seen individual is also working for the society. अकेले भी करते हैं, मैंने बहुत से एक्टिविस्ट देखे। अब जैसे यहाँ पे तो बहुत से समूह हैं, जैसे आपने देखा होगा कितने लाइन्स क्लब हैं, कितने क्लब बने हुए हैं, वो सब काम करते हैं। यहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट की बात हो रही है वो ये हो रही है कि यदि किसी के दलित है, शोषित है, छात्र है, मजदूर है, कोई ग्रुप है, अगर उसके लिए कहीं पर भी उसके अधिकारों में हनन हो रहा है या कोई जनहित याचिका है, तो वो स्वयं सोशल एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकता है। ये भी नाम को एक तो ये बेनिफिट समझ में। सोशल एक्टिविस्ट, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। कब? जब हमने कल भी बताया था शायद, जब जनहित की बात होती है, समूह की बात होती है, देश हित की बात होती है, तब आप सोशल एक्टिविस्ट। एक तो ये है। दूसरा पॉइंट नोट करो इसे, सोशल एक्टिविस्ट एनजीओ दोनों याद करनी चाहिए। एनजीओ तो है नहीं,
कि और ये ऐसा नहीं है, आप सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी हुई है इसे, कि सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी हुई है कि जनहितकारी कोई भी याचिकाओं को सुनेगा ही हैज टू लिसन, ये नियम है, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 21 कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित, विधि मतलब नियम कानून के तहत, विधि द्वारा स्थापित कार्य विधि का मतलब कोई कार्य का के उस मतलब वो कार्य करता है जो विधि के अनुरूप नहीं है। जैसे अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, सुसाइड विधि के अनुसार है क्या? नहीं है ना? क्यों नहीं रखा गया? बोले मेरी मर्जी है, मैं तो उंगली काटूंगा, मेरी मर्जी हाथ काटूंगा, आप कौन होते हो? तो माँ बाप ना रोके तो सरकार रोक सकती है? माँ बाप बता रहे हो, पूछ रहे हो, रोक सकती है नहीं रोक सकती? क्यों रोकेगी ये बताओ? स्वतंत्रता कहाँ है? जब हम अपने आप जीवन जीने की स्वतंत्रता कहाँ है? तुम तो पकड़ के जेल में डाल रहे हो। ऐसे पूछो, मैं देख रहा हूँ। तो जिंदा कहाँ रखेंगे? रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, कैसे रखेंगे? रोड पे पड़े हुए कैसे जिंदा रखेंगे? सांप काट गया, ट्रक मार गया। इसीलिए सरकार ने मकान भी बनवाए हैं, चाहे ग्राम विकास योजना हो, प्रधानमंत्री योजना हो, रोटी कपड़ा मकान का एश्योरेंस दिया है। इसीलिए ये छूट दी गई है कि आप अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको पता है, कोई भी गरीब आदमी, आपको शायद नहीं पता इसलिए इस जवाब दे रहे हो। अगर कोई गरीब व्यक्ति है अपने लेखपाल के थ्रू तहसील में जाकर वो क्लेम कर सकता है। पता है आपको? रोटी नहीं मिल रही है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जाते कहाँ हैं लोग? प्रधान के जरिया। ये प्रधान लपेटे मार जाएंगे नहीं तो। अगर कोई भूखा रहता है तो वो तहसील में जा सकता है। यही तो आपको फ्री में गवर्नमेंट जब जाड़े आते हैं क्या करते हैं? अलाव लगाते हैं और क्या कौन से घर बना देते हैं वो? बस ऐसे ही घुमाते रहना। शब्द नहीं आता है आप लोगों को? कौन से ग्रह बनाते हैं जो रात में जाड़ों में जो बाहर के लोगों को रुकने के लिए? शायद नहीं, उनका नकल मार दिया आपने। तो जो रैन बसेरा या अलाव लगाते हैं वो उसमें ही आते हैं जीवन जीने के लिए। उन्हें देना है ठंड से कोई ना मरे, इसलिए हर साल ये रिपोर्ट जाती है कि कितने लोग ठंड से मरे। रैन बसेरा बाहर के लोगों को मकान के लिए, परमानेंट के लिए LPG कनेक्शन देना, राशन देना, ये सब उसी कैटेगरी में। जब आप संविधान जो अभी क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, उन्हें एक्चुअली संविधान का ज्ञान नहीं है। कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब यही कह रहे थे कि वो तो मैं आपको बता दूँ 5 से लेकर 22-23 नंबर तक पॉलिटिकल साइंस से आना ही आना है कोई भी कंपटीशन, ठीक है? तो इसलिए ये सब ज्ञान होगा तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा इन सब चीज़ों के लिए। कहा ये सरकार की ड्यूटी, जब आप सरकार बनोगे तब आपकी ड्यूटी होगी। और सरकार आपको कैसे पता चलेगा? जितनी सरकार की पॉलिसी है वो आपके पास है, ठीक? तभी तो आप इम्प्लीमेंट करोगे बीइंग हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब निजी स्वतंत्रता सोसाइटी आती है, आपका अधिकार नहीं उस पर, ठीक? उसका कई कारण है। फ्री में इंजेक्शन लगते हैं, बचपन में नहीं लगते हैं, बहुत सी चीजें हैं। इसमें एक केस हुआ था मेनका गांधी का, नोट कर लो इस केस को, मेनका गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। कल उन्होंने कई केस बताए थे, मिनर्वा वाला बताया था, केशवानंद का बताया था। उन्होंने कहा था कि जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका जो निर्णय है वो विवेकपूर्ण और तर्कसंगत होना चाहिए। मीन्स इट शुड बी एनालिटिकल। अगर कुछ इफ यू आर सेइंग सम पॉजिटिव इट शुड बी, जैसे कहते हैं असर्शन ऑन रीजन, इट इज A is the correct answer of explanation of B, इस तरह का दिस शुड बी इन दैट वे, ठीक? एक और पॉइंट है लास्ट, और नोट कर लीजिए, देन आई विल स्टार्ट हाई कोर्ट। समझ में आ रहा है ना आपको? सर्वोच्च न्यायालय के
नागरिकों की प्रतिष्ठा की सुरक्षा को महत्व दिया गया है। और ये आर्टिकल 21 में भी है कि प्रत्येक व्यक्ति मीन्स द रेपुटेशन ऑफ एवरी पर्सन टू बी मेंटेन, नैतिकता जिसे एथिक्स जिसे कहते हैं, कि ऐसा नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर दोगे। आपका ये है कि अगर आप जिस पोस्ट पे अगर कहीं अप्रोच कर रहे हैं, आप कहीं पे ऑफिसर्स के लिए, तो आपकी अप्रोच ऑफिसर वाली हो, लेकिन कोई ग्रुप डी है तो उसे इंडिग्निफाइड लैंग्वेज नहीं बोल सकते। जैसे बोल देते हैं, पहले के जमींदार बोलते थे, उनके घर पे वो जा रहा है निकाल के, वो एक कलुआ जरा 10 हमारी बोरी है अंदर गोदाम में लगवा जा। बेगार जिसे एक शब्द यूज होता है, फंडामेंटल राइट्स में मैंने यूज किया था, तो वो सब बेगार बंद हो गई, बेगार बंद हो गई है, तो वो अब नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आर्टिकल 21 के तहत अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेके उसे एक्शन ले सकता है। एक्टिविज्म होता है, एक्टिविज्म किससे बनना है? एक्शन से। जब एक्शन लेते हैं तो एक्टिविस्ट हो जाता है। लास्ट इसका है एक केस देखो, कस्तूरीमल रेड्डी केस में, कस्तूरीमल रेड्डी केस में कस्तूरीमल रेड्डी के केस में क्या हुआ था? इसमें अगर कोई कार्यपालिका स्वविवेक से काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नियंत्रण रख सकती है। ये लिखो, नियंत्रण कैसे रखेगी? कैसे रखेगी नियंत्रण? ऑर्डर पास करके, पुराना रेफरेंस दे, ठीक है। ये नियंत्रण के ऊपर बात हो गई। इसी के लिए राज्य को नियंत्रण करने के लिए क्या है बताइए, एक क्वेश्चन बता दीजिए। राज्य को नियंत्रण करने के लिए संविधान में कौन सा चैप्टर है? संविधान में कहा मैंने, हाई कोर्ट जुडिशियल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देख लीजिए। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म में हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं वो दिए गए हैं। यदि कोई राज्य इनके खिलाफ या इनके अगेंस्ट में कार्य करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके एक्शन ले सकता है। जैसे कहा गया है कि मॉन्यूमेंट की रक्षा करना है ना, या पता है ना, 3 प्रिंसिपल आपको पढ़ाए थे अभी, तो इस बार शायद शुरू नहीं किए। सामान्य सिद्धांत हैं, गांधीयन सिद्धांत हैं, समाजवादी सिद्धांत हैं, वो सब उसमें हैं। आर्टिकल नंबर कितने से 36 से 51 तक, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर एंड द मेन चैप्टर, ये तो तक बस ऐसे ही पढ़ा दिया था मैं। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय भी बोलते हैं और उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। इसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं और उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट किस लिए बनाए गए ये बता दो जरा। हाई कोर्ट किस लिए बनाए गए? सुप्रीम कोर्ट सब पढ़ चुके थे, बताइए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से काम नहीं चलता है, तो हाई कोर्ट खत्म कर लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रखो, सुप्रीम कोर्ट रखो, कितने जज फालतू हो जाएंगे? आपसे पूछ रहे हैं, क्यों गलत है? नहीं बताइए, क्यों नहीं बताइए भाई। हाई कोर्ट की जरूरत है क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रखो, सुप्रीम कोर्ट रखो, बीच यहाँ के वहां पे नंबर ऑफ जज बढ़ा दो, हाई कोर्ट की जरूरत ही नहीं। जरूरत है? क्यों जरूरत है? इसलिए अगर हम हाई कोर्ट को इसलिए रखा गया है सुप्रीम कोर्ट को ओवरलोड ना करें, क्योंकि हर स्टेट की समस्याएं अलग अलग हैं और राज्यपाल चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वहां,
तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी न्याय के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारे यहाँ पर अलग कल्चर, अलग जाति और जनजातियों के लोग रहते हैं और वहाँ की सब समस्याएं जाएंगी। ये है, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? ये शब्द सुना है, विकेंद्रीकरण। ठीक, तो अगर सुप्रीम कोर्ट होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल निर्णय दे दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई काट ही नहीं सकता सिवाय राष्ट्रपति के। इसीलिए हाई कोर्ट बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को विकेंद्रीकरण करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए वो पूरा लुक आफ्टर करते हैं। ये मेन मोटो है। अब इसमें एक होते कितने हैं? सबसे पहले कौन सा बना था, याद है आपको? 1866 में कितने? 3 बने। ठीक है, चलो कमिंग टू, ये तो बता ही देंगे आपको कि हैं पढ़ा है नहीं पढ़ा है। हाई कोर्ट का मेन उद्देश्य ये है कि जो एक्चुअली इट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो, ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके पास रिकॉर्ड कहाँ से आता है? सुप्रीम कोर्ट से। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कहाँ से आता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से, खाली नहीं, ये दोनों से। ठीक है, उनके नीचे कौन सा कोर्ट होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे हम पढ़ा चुके हैं। नहीं पता? बस बताने वाला था। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, बार बार कोट करना सही नहीं रहता है कि क्रिकेट के मैदान में बोले सिक्का उछाला, बीच में पूछता है, वो ऐसा नहीं देखता, बीच में पूछता है जो अंपायर होता है, हेड या टेल, तो उसमें एक कैप्टन कौन था, थोड़ा सा हकला था, तो वो जब तक बोले हेड या टेल उसने उछाल दिया, तो यही तो ये क्या करते हैं, मौका देखते हैं, जब तक कोई बोले था ना सर यही पूरा बैकअप योर आइडियाज। चलो, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट का नियम है, लेकिन ये संसद के द्वारा पारित हो चुका है कि एक या एक से अधिक राज्य के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसीलिए अभी हमारे यहाँ पर 24 हाई कोर्ट हैं, शायद अपडेट कर लीजिए। कितने? 25। हाँ, जब मैंने कर दिया इसलिए अपडेट कर लीजिएगा, कुछ हो एग्जैक्टली हो सकता है, मैंने पुरानी किताब पढ़ी। और राज्य हमारे यहाँ पे 28+2 है। तो अभी ये नियम बनाया हुआ है। और कभी कभी हाई कोर्ट की ब्रांच भी बना देते हैं। जैसे अभी डिमांड क्या चल रही है कि हाई कोर्ट दूर पड़ता है, लखनऊ में है ब्रांच इसकी, कि एक बरेली में बन जाए, एक मेरठ में। मेरठ के लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक हाई कोर्ट की ब्रांच होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत दूर पड़ जाता है ज़्यादा। तो ब्रांच भी कभी कभी सेटअप करते हैं, जैसे हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट की भी हैदराबाद में ब्रांच करी थी। पीठ भी कभी कभी शिफ्ट हो जाती है, जैसे अपना वो NDTV के शर्मा जी, अपना जहाँ राजा शर्मा जी जनता की आपकी अदालत में कभी कभी वो उधर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ देखते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इस तरह से, तो इनकी भी अदालत कभी कभी शिफ्ट हो जाती है। और इसका पूरा संगठन बता देते हैं। न्यायाधीशों की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करती है? न्यायाधीशों की संख्या हर हाई कोर्ट में वहाँ की जनसंख्या के ऊपर निर्धारित करती है। यहाँ पे पर्टिकुलर जगह वो नहीं है, देख लीजिए पॉइंट। हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों की संख्या उस राज्य के जनसंख्या के ऊपर निर्भर करती है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का सिलेक्शन कैसे होता है? राष्ट्रपति करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ में करता है, और राज्यपाल भी रहता है। कौन कौन रहता है? ये दिमाग में बिठा लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को कई को पता हो, लेकिन फिर भी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव स्टेट। इंग्लिश में बता, ठीक है। और
हाई कोर्ट के जज कैसे नियुक्त होते हैं? ये तो चीफ जस्टिस की बात हो गई। हाई कोर्ट के जज के लिए इसमें इंक्लूड हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। उस उच्च न्यायालय का चीफ मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होगा जजिस की नियुक्ति। क्या नोट नहीं कर रहे? पढ़ा हुआ है? नहीं याद हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बस ये। इसके अलावा जैसे ये कहते हैं, हमने आपको बताया था एडहॉक जजेस, जब जरूरत पड़ती है केस ज्यादा हो तो एडहॉक या तदर्थ जज न्यायाधीश है वो भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, इनकी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक तो होने चाहिए। क्यों? ये हमने बताया क्यों होना चाहिए, क्यों लिखा गया भारत का नागरिक, बता देना आपको। क्योंकि भारत का नागरिक होगा तो यहाँ पे संविधान पढ़ा हुआ कसम है, अच्छा निर्णय देगा और ट्रांसपेरेंट निर्णय देगा, नहीं तो बाहर का थोड़ी देगा। जैसा ब्रिटिश के काल में मजिस्ट्रेट जो थे वो केवल यूरोपियन का फेवर करते थे। एक तो भारत का नागरिक और दूसरा कम से कम 10 वर्ष का न्याय पद धारण कर चुका हो। इसमें कौन सी कैटेगरी आती है? देखिए दोनों चीजें हम बता दे रहा हूँ, फिर हमें एक्सप्लेन करना अदरवाइज। एक तो ये कि कम से कम 10 वर्ष का कोई न्याय पद धारण कर चुका हो या किसी एक या एक से अधिक न्यायालयों का 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो। दोनों में अंतर क्या है? दोनों अलग अलग पॉइंट है, बता दें। एक आपने शब्द सुना होगा प्रोसिक्यूटर, सुना है? क्या होता है प्रोसिक्यूटर? कौन बताएगा? आप जानते हो सब? सरकारी वकील। क्या होता है सरकारी वकील? एक नंबर से रहेगा। मैं तो रिएक्शन देखता हूँ सूरज की, जैसे एक नंबर से रहेगा बस यार। 0.1% से स्प्रिंटर 100 मीटर जीत ही जाता मैंने। सुना है सरकारी वकील? सरकारी वकील हो इन्हें भी जज बनाया जा सकता है न्यायिक पद पर। अब एक और आएगा केस, इसमें प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लॉ के प्रोफेसर भी बन सकते हैं, एक्सपर्ट है जज जो चाहिए, तो ये भी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील हो, न्यायिक पद पर कहीं पे रहे हो। अब न्यायिक पद बताओ, और कोई दिमाग में आ रहा है आपके? बता दें। आपने देखा होगा एक हमने पॉइंट बताया था फंडामेंटल में और अभी लास्ट वीक भी, कि जो मिलिट्री में केसेस होते हैं, मिलिट्री के केस होते हैं, वहां पे उनके अपने वकील होते हैं। अगर वो रिटायर हो जाए तो उन्हें भी जज बना सकते हैं। सीबीआई में जो होते हैं उनके लिए भी जज बना सकते हैं, उनका कोर्ट अलग है ना सीबीआई का, मिलिट्री का कोर्ट अलग है नहीं है। अब इसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट का या कहीं 10 साल वकालत किया हो, नहीं, अगर वो न्यायिक पद पे जन्म हो रहा है उनके टर्म्स हो सकता है वहां पे 5 साल हो या लेफ्टिनेंट कर्नल को बना दिया जाए जज, तो वो अगर वहां के हिसाब से न्यायिक पद पर है तो उसे भी हाई कोर्ट में जज बना सकते हैं। ये दिमाग में खुला रखना है, आपका माइंड खुला होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं? जो सीबीआई या कुछ ऐसे कोर्ट हैं, ऐसे कोर्ट का मतलब देखिए, मिलिट्री के कोर्ट की बात नहीं करूँ, मिलिट्री में 3 सेनाएं आती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और दूसरे जो सेनाएं कहलाते हैं आईटीबीपी है, एसएसबी है, बीएसएफ है, उन्हें क्या कहते हैं? पैरामिलिट्री। तो पैरामिलिट्री के भी अगर कोर्ट हैं कोई, उसके भी जज बन सकते हैं। आपके दिमाग में ये आएगा जब पढ़ोगे कि न्यायिक पद और कौन से होते हैं, इसलिए मैंने ये बताया ये पद न्यायिक होते हैं, और चाहे नेवी का हो, आर्मी का हो, इनके अलग कोर्ट होते हैं, जैसा हाई कोर्ट होता है, उनके यहाँ पर भी पद होते हैं। मिलिट्री पैरामिलिट्री समझ गए? जैसे मेडिकल पैरामेडिकल आप जानते हो, मेडिकल में डॉक्टर आते हैं, पैरामेडिकल में नर्सेज आती हैं, मेल एंड फीमेल नर्सेज और रेडियोलॉजिस्ट एंड अदर जो होते हैं वो सब डी फार्मा किए हुए होते हैं, वो सब उसमें पैरामेडिकल में आते हैं। इसी तरह पैरामीज साथ में टेरिटोरियल आर्मी में, तो उनके जज भी बन सकते हैं। दोनों मतलब तीसरा पॉइंट है इसका। लेकिन हाँ एक चीज लिख लीजिए, 42वें संशोधन के अनुसार, संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार ये सुन लो, जैसे हम इसमें पॉइंट कर देते, पॉइंट आउट 42वां संशोधन। 42वां संशोधन तो बहुत बड़ा है, मिनी ओवरऑल। उसमें कहा गया है 42वें संशोधन में कि यह आवश्यक नहीं है
कि वो व्यक्ति न्यायिक पद पर आसीन हो। ये आवश्यक नहीं है, वो न्यायिक पद पर आसीन हो। और उसमें एक नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे जुडिशियल न्यायिक ज्ञान है और वो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, उसके लिए भी राष्ट्रपति जज नियुक्त कर सकता है। मैं जो अभी बता रहा था मतलब ये सिंपल है कि 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत वो बना सकते हैं किसी भी प्रोफेसर एक्सपर्ट को या बाहर के व्यक्ति के लिए जज। ठीक है, ये हो गई नियुक्ति। अगला क्लास देखता हूँ होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि एडमिशन इन चालू और 8 तारीख के बाद कुंभ का मेला होगा मेरे सामने इन 4 दिन पूरे कॉलेज का, तो थोड़ा सा आएगी समस्या, बट स्टिल आई ट्राई। और मुझे बता देना, ये मैं खत्म कर दूंगा क्या पढ़ना है आगे चल। ठीक, कार्यकाल लिख लीजिए। कार्यकाल क्या है आप बताइए, कितना कार्यकाल होता है? एज कितनी है? शुरू से ही है क्या? 62 शुरू से है। देखो एक फर्स्ट में 90 देखिए, इसकी एज जो शुरू में थी वो 60 वर्ष थी। कितनी थी? 60 इयर्स। और क्या हुआ? सब पढ़ते रहते, हमें पता है, हम गूगल पे देखते हो सर सही पढ़ाते हैं। लिख लीजिए 1 मई 1963। फर्स्ट में 1963 को 60 ईयर्स से 62 ईयर्स कर दी गई थी। इम्पीचमेंट, महाभियोग। मिनिमम एज की नहीं, जैसे लॉ के लिए कोई वो नहीं रहती है, रिटायरमेंट वाले भी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, उसकी कोई मिनिमम एज नहीं। पीसीएस जे के थ्रू जा रहे हैं, उसमें शायद एज लिमिट है। पीसीएस जे के लिए एज लिमिट है, इसके लिए एज लिमिट है। ठीक है। इम्पीचमेंट में क्या है? इसका महाभियोग हाई कोर्ट के जज को, दोनों सदनों के लिए है। सदन की संख्या का बहुमत, सदन के सदस्यों की संख्या का बहुमत। अब वो क्या है? 1 ज्यादा, आधे से 1 ज्यादा। ध्यान से सुना, सदन में जितने सदस्य हैं उससे 1 ज्यादा, वो बहुमत के साथ 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो रहा है तब वो इम्पीचमेंट हो सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। दोनों सदनों के बहुमत का मतलब 1 ज्यादा हुआ। उसके बाद जो प्रेजेंट में उपस्थित हैं, जैसे हमने कहा 100 की संख्या है, 51 उपस्थित है, 49 है, तो बहुमत मतलब तो उसमें हो ही नहीं सकता महाभियोग। 51 होना चाहिए और उसमें 2/3 हो तो इम्पीचमेंट हो जाएगा महाभियोग। ठीक। वेतन भत्ते, डिपेंड अपॉन पे कमीशन। ठीक, इसका देख लेना, वेतन भत्ते 1956 से अगर अब बहुत हो गए। उच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य, उच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य। असल में वेतन भत्ते इसलिए नहीं बता रहे, हर स्टेट के लिए अलग अलग ये डिपेंड करता है। कंसोलिडेट और दूसरा वेतन भत्ते आते कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। इसमें देखिए कार्य, फंक्शंस एंड मेथड्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस, ऐसा करते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? शक्तियां। नंबर 1 नोट करें, लेख या याचिका जारी करना। लेख वही रिट्स, रिट याचिका। रिट्स इंग्लिश। असल में क्या हुआ, हमने अपनी थीसिस ना, हमारी थीसिस थी 480 पेजों की, और हमने चूंकि मेरी डिफेंस से रिलेटेड थीसिस थी 700 पेज हमने 4 बार हाथ से लिखे इंग्लिश के ये सब।
तो समझ लो कितनी परेशानी हुई होगी। तो वो हैंड राइटिंग वैसे ही हो जाता है करने वाला, समझ नहीं आता हिंदी उर्दू इंग्लिश कौन सा। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने भी ABCD 6th क्लास से सीखी है, समझ लो कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक में। ABCD 6th क्लास चुंगी वाला स्कूल है, हाँ वही पढ़ाते थे। मैं इसलिए नहीं, आप ऐसे नहीं, आप MA जब कर रहे थे इंग्लिश में 7000 शब्द हमने एक छोटी सी डायरी बनाई, सब लिख के और देख के A में कौन कौन से आ रहे वो सब लिख कर रटे थे, तब ये सब हुआ। अब समझ में है, हाँ उसी से सीक्वेंस में लिखते रहते। इतनी मेहनत की हुई है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है ये सब। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ना एक्टिविज्म दिखाओ, जुडिशियल एक्टिविज्म मैंने इसलिए पढ़ाया था आज, कि आप एक्टिव हो जाइए। जिस क्षेत्र में जाना चाहो खुल के मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँ और मैं उस तरह से तैयारी करा दूँ। ये नहीं है अब इसमें वो नहीं चलेगा। देखा IAS का पेपर दूसरी तरह से होता है, प्रोफेशनल ऑफिसर का होगा तो उसका दूसरी तरफ से होता है, हर चीज़ का अलग अलग है, CDS का अलग, MBA का अलग, उस तरह का सब। तो मुझे प्लीज़ ये मेरे तक रहेगा एज ए गुरु, तो मुझे बता दिए, उस हिसाब से मैं तैयारी करूँगा। हम चाहते हैं कि आप लोग सर्विस में लगे। आपने बहुत टाइम दिया है, मैं पुराने बैच को भी कहूँगा कि जो आपने कीमती समय दिया है, रियली ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, रिमार्केबल बात है। कोई अपनी नींद खराब नहीं करता है कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सर्विस में 100% निकले गवर्नमेंट में, ये मेरा एक तरह से उद्देश्य समझ लो, ऐसा बन जाएगा। तो मुझे फ्रेंकली बता दीजिएगा, अगर आप सोच समझते हो तब। ये तो मैं कभी कभी अपने आप कह देता हूँ, हो सकता है यू थिंक ही डजंट डिजर्व तो व्हाई आई शुड से। अगर ऐसा हो तो मुझे बता देना, तो मैं उस तरह से तैयारी करा दूंगा आपकी, ऐसा नहीं हट के भी करा दूंगा, कम से कम मटेरियल दे दूंगा। अभी बिजी तो रहते ही हैं, सभी बिजी रहते हैं, कौन बिजी नहीं, तो आप भी बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल देते हैं। इसमें कहा गया है, जिस समझते हैं हम ना, आर्टिकल 226 दोनों याद रखना है, 227 भी आएगा अभी। आर्टिकल 226 इसमें ये देखना, एक दिन मैं खैर आपको टेंशन मत लेना, मैं दे दूंगा। इसमें हम देखेंगे आपको आर्टिकल की जो पूरी लिस्ट देंगे ना, उस पर रेड मार्क से करना, इतने से इतने तक ये है, इतने से इतने तक ये भाग में कर देना, पहले चैप्टर में फिर अध्याय में, तो वो रट लेना। अच्छा हाई कोर्ट इतने से इतने है, सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार इसमें है, इसमें ऐसे माइंड में रटे होना चाहिए। जैसे आप बंद ABCD पता नहीं क्या क्या पढ़ देते हो, 100 तक गिनते 1 2 3 4 5 पता नहीं, 15 के वैसे आगे पढ़ देते है ना। तो इस तरह से रटे हुए होना चाहिए, तो थोड़ा सा इजी रहेगा, फिर आपको हलवा बन जाएगा और ज़्यादा सोचने की जरूरत पर बाकी दूसरी सब्जेक्ट पे कंसल्टेशन करना। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मीन मोड मीडियम ये तीनों चीज़ें रटे हुए होना चाहिए, सिग्मा इफेक्ट्स वगैरह सब क्या होता है, कैसे कैसे निकलते हैं वो भी बता देंगे किसी दिन। आई हैव टेकन इन BSc PSM फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, आई नॉट टेकन केमिस्ट्री। उसके बाद मैंने बताया था आपको ग्रेजुएशन में कोई देखती इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं वो बता देंगे। लेकिन जिस तरह के जो भी पेपर में अपीयर हो रहे हैं उसका प्रीवियस जरूर देख लेना। वो प्रीवियस कैसे देखोगे, उसकी बुकलेट लेना और पहले के पेपर को पैटर्न पता चल जाएगा। कभी वो दिखा देना तो हम बता देंगे कौन सी बुक पेपर करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो रिट्स में ये है कि मौलिक हमने आपको 5 रिट्स पढ़ाई थी, है ना। उसमें ये कह रहा है हाई कोर्ट भी, हमने ये भी पढ़ाया था कि यदि फंडामेंटल राइट्स के का हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट भी रिट भेज सकता है। जैसे कोई स्टेट का मैटर है, किसी ने किसी के खिलाफ बोल दिया और कई जिलों में FIR कर ली और वो केसेस कोर्ट में चले गए, तो हाई कोर्ट रिट दायर करके वो हाई कोर्ट रिट के थ्रू उन सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस अपने यहाँ पे मंगा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट से संबंधित हैविया कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोररी है, ये सब रिट्स है ना, तो उसमें मंगा सकता है। ये अधिकार पहला है और इसे कहते हैं राइट ऑफ रिट्स, रिट का अधिकार। ठीक, दूसरा लिख लीजिए इसमें अपीलेट जुरिडिक्शन या अपीलीय अधिकार। पहले वाला लिखना अलीजा रिट्स ऑफ पावर टू इश्यू रिट्स, और दूसरा है अपीलेट जुरिडिक्शन। इसमें हमने बताया था 2 हैं। नाम लेने से ना तो बच्चे को जैसे
एग्जाम देते ना कभी कभी इन्विजिलेशन में, और बच्चे इधर उधर दे रहा है टेढ़ी गर्दन करके, तो हमारे पास तो लिस्ट होती है। हाँ गौरव क्या हो रहा है, वो समझ आता है। मैंने बोले अभी गौरव काम मिल रहा है तो है, मम्मी पापा का भी नाम लिखा है, चुपचाप बैठो शांति हो जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है, नाम लेके अब दोनों बच्चे बाकी अलर्ट हो जाते हैं हाँ भाई। और जहाँ यहाँ की बात होती है वहाँ अच्छा लगता है, टीचर अगर नाम से जानता है। इतने अभी जैसे कई केस आए 2-3, अच्छा चौथी बार है ना, तो चौथी बार आई है एडमिशन के लिए, बोले हाँ सर, वो अच्छा हाँ सर चौथी बार, तो टीचर भी देखते सर आपको याद कैसे रहता है। मैंने कहा MCQ में मास्टर किया सच में जब हमारे टेस्ट होते थे, मैंने आवाज इन डिफेंस, तो जहाज के ऊपर इंजन के अलग आते थे, उसके अलग, तो 100 MCQ में हम, क्योंकि पेपर नहीं मिलता था, हम घर आकर जब देखते थे चैप्टर निकालते थे, अच्छा इससे ही आया था, ये चैप्टर आपको भी ट्रिक्स बता रहा हूँ, इससे ही आया था, इससे ही आया था, तो हम 95-96 लिख देते थे, एक आध रह जाता है। इसीलिए आपको कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स आप लोग कोई भी कंपटीशन लो उसमें ही देखना, मैंने ये सिखाया है अभी दिल्ली में गया था, तो कि आप ये देखो किस चैप्टर को ज़्यादा कवर किया है। आपके पास समय DDT मेथड भी आपको आएगा, उसमें सब नहीं पढ़ना है आपको, तो वो देखो किससे रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। अच्छा ये पेपर इंडिया लेवल का है, स्टेट लेवल पर अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे PCS के। PCS में ये तो आपको है ही, लेकिन IS वाले स्टेट में आते हैं, उस टक्कर के होंगे, लेकिन स्टेट का क्वेश्चन अलग होता है। जैसे BEd का पेपर आप थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा, मैं 100% नहीं, तो PCS में मदद मिलेगी। उसमें कई चीज़ें स्टेट लेवल की बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जैसे वहाँ का नेशनल एनिमल कोई अलग है, स्टेट का अलग है, हर चीज़ का अलग है, जियोग्राफिकल एरिया अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, उसकी सेंसेक्स अलग है, हर डिस्ट्रिक्ट का ओडियोपिया जैसे इस तरह से, तो उस तरह की प्रिपरेशन करो, जो भी आप प्रिपरेशन करो। अपीलेट में एक तो सिविल राइट 2 तरह के होते हैं, कि सिविल होते हैं, दूसरे क्रिमिनल के। सिविल और क्रिमिनल 2 ही होते हैं ना, एक फौजदारी और दीवानी मैं नहीं बोलता हूँ इसे दीवानी तो अगर सिविल का केस है और उसमें कोई एक ही शब्द बोलूँगा, सिविल का केस है, अगर उसमें कोई संवैधानिक प्रश्न उठ रहा है, अराइज हो रहा है, इफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइज इन दैट, देन ओनली हाई कोर्ट टेक डिसीजन दैट आई शुड इश्यू द बिल। ठीक है, अगर सिविल का केस अगर संवैधानिक और नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन दूसरा केस जो है क्रिमिनल का, उसमें कई पॉइंट, क्रिमिनल में क्यों, उसमें सजा ज़्यादा होती है, उसमें डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, इसलिए हाई कोर्ट को कुछ पावर दी गई है कि आप इसमें ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। सिविल में नहीं है, सिविल केसेस में। इसमें क्या क्या पॉइंट है, इसमें नंबर 1 है कि अगर ऐसे सुन लो, आप चाहो तो लिख लेना, कि उच्च न्यायालय ने फौजदारी अधिकार के अंतर्गत अगर कोई निर्णय ऐसा लिया हुआ है कि जैसे फ्लैट है, किसी ने प्लॉट लिया या किसी ने एक फ्लैट लिया, या कोई 2 बड़े वो हैं जमीन क्या कहते हैं, जो जमीन में कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठेकेदार हैं, उसके बड़े बड़े मकान बना रहे हैं या बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनमें अगर गैंग बार की बात आ जाए, गैंग बार समूह में जैसे चलता है ना डी कंपनी, दाऊद कंपनी, और वो कौन कौन है वहाँ पे माफियागिरी, भाईगिरी जो चलती है, यहाँ पर अगर ये शुरू हो जाए, अगर तो पता चल जाए तो स्वतः संज्ञान का, अब तो कह ऐसी बात ही नहीं है लोग वहाँ पे आजकल कार्यपालिका मानी इतनी एक्टिव हो गई है, ध्वस्त कर देंगे बुलडोजर से पहले। बोले सर आप चिंता मत करो, आप आराम करो, वी आर देयर टू लुक आफ्टर, आप चिंता मत करिए सर, अब आपने बहुत काम कर लिया, अब हम लोग हैं यहाँ पर देखभाल करने के लिए। तो गैंग बार के लिए स्वतः संज्ञान को ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि अगर एक सेशंस और एडिशनल कोर्ट, सेशंस जानते हो, सेशन कोर्ट किसे कहते हैं? सेशन कोर्ट का नाम सुना है? क्या होता है, नोट कर लो। जब कोई भी कोर्ट क्रिमिनल केस हैंडल करता है तो उस जिला न्यायालय को सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट कहते हैं। ये फर्क है, समझ में आया? ये नोट कर लो। व्हेन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्राइल्स ए क्रिमिनल केस
then it is known as session court. When a district court tries a criminal case, then it is known as session court. अब आप बनाओ हिंदी से, हर चीज की हिंदी हमसे मत बनाओ। गॉट इट? समझ में आया? ये अंतर होता है, अदरवाइज इट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सेशन कोर्ट वो पूछ रहे क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल कोर्ट एंड सेशन कोर्ट? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। सेशन कब कहलाता है? जब क्रिमिनल केस है। ठीक, अगला पॉइंट लिख लीजिए। ये असल में ये चलिए बता देते हैं। यदि किसी सेशन कोर्ट से नीचे भी होती है कोर्ट के, यदि किसी लोअर कोर्ट ने सेशन कोर्ट से लोअर कोर्ट ने 4 वर्ष से अधिक की सजा दी है, मोर देन 4 ईयर्स, ये पॉइंट है नोट करने के और आपके एमसीक्यू के, मोर देन 4 ईयर्स, उस टाइम में सेशन कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके सेशन कोर्ट भी उसे अपने पास केस को मंगा सकता है 4 वर्ष से अधिक समय। इसे ऐसे लिखेंगे, किसी उपसत्रीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय यदि उसमें 4 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सजा है तो भी हाई कोर्ट में जा सकता, मतलब स्वतः संज्ञान लेकर उसे मंगाया जा सकता है 4 साल से ज्यादा सजा। समझ में आ रहा है? नहीं, ये पहले सेशन कोर्ट में जाएगा ना, लोअर कोर्ट का डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगा, लोअर कोर्ट का डायरेक्ट हाई कोर्ट। इसीलिए कहा गया है कि वो जंप कर सकता है 4 वर्ष से, अगर उससे कम की है तो सेशन कोर्ट में जाएगा। क्लियर? अगर इससे कम की है तो सेशन कोर्ट में जाएगा, अगर 4 वर्ष से ज्यादा है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला जाएगा। लास्ट पॉइंट इसका है अंडर आईपीसी। आईपीसी आप लोगों से किताब है आपके? नहीं, ये आईपीसीआर कहूंगा इसे, इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल, आईपीसीआर कहते हैं। 124 का भी एक 124 क्या कहता है कि अगर किसी अब वो देख लेना कौन सा है 124 ए के अंतर्गत अगर कोई सजा सुनाई गई है तो भी वो हाई कोर्ट जा सकता है। ये मैंने असल में ध्यान नहीं दिया है, कल देना चाहिए, आप चाहो तो देख लेना इसे। राजद्रोह है, पता नहीं, मैं देखा भी नहीं हूँ, ध्यान भी नहीं रहा, नहीं तो मैं देख लेता हूँ। राजद्रोह है। अच्छा, तो अगर 120, इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा होगा कि 124 के अंतर्गत अगर कोई केस आता है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, स्वतः संज्ञान लेकर वो भी देख सकते हैं। अच्छा, इसीलिए बहुत से स्टेट में वो लगा देते हैं ना, जैसे NSA नेशनल लेवल फेयर, टाटा है, कोटा है और क्या क्या कानून थे, इसमें भी लगा देते हैं, स्टेट में भी कई चलते रहते हैं। एक तो ये है, फिर है आगे नेक्स्ट न्यायिक पुनरावलोकन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। चौथा पॉइंट ये खत्म कर रहे हैं हाई कोर्ट आज। जुडिशियल रिव्यू हमने बताया था कल भी कि यदि कोई विधानसभा या विधानमंडल कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून या ऐसा लॉ बनाता है जो देश के हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, या किसी फैक्ट्री, डैम वगैरह, ऐसा नहीं है पब्लिक की, अब कह बना तो डैम रहे हैं, बोले डैम का केस जा सकता है सर? जा सकता है, क्यों? उससे पब्लिक प्रभावित होगी, डैम से पब्लिक। अब ऐसे ही कोई ऐसा केस हो जिससे पब्लिक पर आर्थिक या सामाजिक प्रभाव पड़ता है या मानसिक पीड़ा, तो वो जितने केस हैं इससे संबंधित उसके लिए जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो भी न्याय पुनरावलोकन है वो हाई कोर्ट करेगा। अब ये खाली उसी से थोड़ा सा ना ब्रॉड वे में भी देखा करो। अब जैसे रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन बंजर, आपने देखो कभी कभी सड़क में यू कर ऐसे जिगजैग वे में हो जाते हैं, क्यों होती मालूम? या तो वहां पे उपजाऊ जमीन होगी या किसानों की आबादी ज्यादा होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, आप बरेली जाते हो, यूनिवर्सिटी देखिए,
देखिए ना नोटिस, आपने पता है वो सरकार उस वक्त मायावती की थी जब ये बनी थी, तो यूनिवर्सिटी में वो पूरी यूनिवर्सिटी उसमें आ रही थी रोड में, लेकिन आपने देखा होगा इधर से कट करके पूरा घुमा के, यूट्यूब पे बोल नहीं सकते लेकिन होता है। लेकिन अगर कहीं रेजिडेंशियल एरिया ऐसा है तो वो हाईकोर्ट संज्ञान लेके, जिससे किसी भी मनुष्य पर या वहाँ की राज्य की जनता पर असर ना पड़े, तो स्वतः संज्ञान होकर डैम जैसी, यहाँ की बात नहीं है ये, यहाँ के लिए नहीं, आप खाली उत्तर प्रदेश ध्यान में मत रखा करो, इसे उत्तराखंड भी ध्यान में रखा करो, इसे उत्तराखंड भी ध्यान में रखना है कि वहाँ की नदियाँ हैं, डैम बन रहा है, बहुत सी शारदा नदी है, नेपाल का हमेशा झगड़ा चलता रहता है शारदा नदी के पीछे, नेपाल बॉर्डर पर आप जाओगे यहाँ पे कई जगह हैं, ठीक है, बनबसा वगैरह, उसके लिए न्याय अवलोकन ये हो गया। अच्छा, इसमें है उच्च न्यायालय उन मुकदमों को सुनता है जिनमें संविधान की किसी धारा के आशय के संबंध से झगड़ा हो, वो राज्य विधानमंडल के द्वारा पास किए हुए कानून को जो संविधान किसी धारा के विरुद्ध अबोध अवैध घोषित करते हैं उन्हें हाईकोर्ट में। और नेक्स्ट है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा लिख लीजिए, अगर कोई केस डाइवोर्स का है, देखिए शब्द डाइवोर्स या विवाह विच्छेद, वसीयत बिल, बिल माने वसीयत, मालूम है बिल को जानते हैं, बिल बिल माने वसीयत, इच्छा होती है, बिल माने इच्छा, वसीयत की इच्छा, ये है। प्लस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उच्च न्यायालय की अवमानना, जैसे आदेश कोई दिया, बोले आपको अपना ये बिल्डिंग डिमोलिश करना है, बोलो तो मैं तो नहीं करूँगा, तो ये कोर्ट के आर्डर का अवहेलना हो गई, क्यों नहीं करोगे, है ना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, डाइवोर्स का केस हो, या फिर वसीयत बिल। अब बिल खाली 1 गज या 2 गज की या 50 गज की प्लॉट की नहीं हो रही है, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, सबके बिल के जितने केस हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगे। क्लियर? अच्छा, आज थोड़ा सा कम स्क्रीन करके आया था, जैसे हम टाइम ही नहीं मिला। 5वां आखिरी पॉइंट है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप 100% नोट करिए, मैं बता दे सुना दे रहा हूँ, डेडलाइन है। हाई कोर्ट की स्वीकृति के बिना किसी भी अभियुक्त को जिसे सेशन जज ने मृत्यु दंड दिया है, मौत के घाट नहीं उतारा जा सकता। सेशन मतलब वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर किसी को मृत्यु दंड, इसका मतलब मृत्यु दंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दे सकता है, लेकिन उसके फाइनल फैसला नहीं होगा, वो हाई कोर्ट तक जाएगा ही। इसका रीजन क्या है? क्योंकि क्या उसके के साथ न्याय किया गया है या नहीं, संवैधानिक दृष्टि से क्या सही दिया है। इसीलिए आपने देखा एक नियम है, मैं कोट भी कर रहा हूं, कि आप एक व्यक्ति को मृत्यु दंड से बचाने के लिए या सही जस्टिफिकेशन करने को 10 आदमी को छोड़ सकते हैं। जैसे बैटिंग करता है क्रिकेटर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है बैट्समैन को जाता है। यह है कि एक व्यक्ति को गलत सजा नहीं दे सकता, चाहे 10 आदमी को छोड़ना पड़े। समझ में आ रहा है? ये है, इसीलिए 10 आदमी को चाहे छोड़ना पड़े, लेकिन एक सही आदमी को गलत सजा नहीं दे सकता। ये इंटेंशन होता है कोर्ट का, और वही इंटेंशन ये देखता है कि जो क्राइम कर रहा है तो उसका इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था। क्या मोटिव प्रॉपर्टी हासिल करना था, या और दूसरे बहुत से मोटिव था। जैसे कल मैं सोच रहा था कि अगर कहीं अपॉइंटमेंट होता है दूसरी जगह, पता चला ऐसा हुआ था, एक मेरे बीच में ही उन्होंने वो कर दिया। पता नहीं कौन कौन, मुझे लगता है कहीं किसी स्कूल में शायद बुलाया सम्मान सम्मान पिछली बार क्या हुआ, कौन आया
रिलायंस सर आप कौन सा मानक करना चाहते हैं? हमने सोचा कहीं गोल्ड जबरदस्ती तो नहीं बेचना चाहते हैं, ऐसे ही होता है ना। मैंने कहा हमें क्यों सम्मानित करना चाहते हैं? बोले नहीं, आपके एक स्टूडेंट ने कहा था और वो स्टूडेंट 3rd ईयर तक रही और उतना नहीं मिल गलत हुई। होता है ना कभी कभी, मैंने बताया ना, चचेरी बहन को कोई नहीं छुपाता शादी में, सगी बहनों को सब छुपाते हैं जब विदा होती है, जबकि अफेक्शन उससे ज़्यादा होता है। तो वहाँ गए थे, क्या सम्मानित किया गया। तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं, प्रोफेसर हो या कोई भी टीचर हो, रिकॉग्निशन छात्र देते हैं। ये सच है, रिकॉग्निशन छात्र देते हैं। अगर वास्तव में आप मुझे दिल से चाहते हो तो मुझे रिजल्ट चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो मैं समझूंगा ये सब फेक था, झूठा था, ये सब था। मैं आपको फ्रीली बताता हूँ कि कोई भी समस्या है डिस्कस करिएगा। होता है कभी कभी टाइम इधर उधर हो जाता है, लेकिन फ्रेंकली बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वालिफाई करें, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये था। तो सेशन कोर्ट में अगर किसी को मृत्यु दंड होता है तो बिना हाई कोर्ट की कॉन्फ्रेंस के वो नहीं हो सकता। अगला है उसका एक पहला था ये प्रशासकीय। हमने क्या था पहले इसकी फंक्शंस बताए थे ना, इस चीज के बताए थे ये न्याय संबंधी शक्तियां बताई थी। और दूसरी है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। टाइम क्या हो गया है? अरे बहुत है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, इसलिए मैं लिखता कहूँ समझाता जाता। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या क्या है इसमें लिखिए। संविधान के अनुच्छेद 227, अभी 226 बताया था, है 227। कहीं कहीं आपकी किताब में अनुच्छेद की जगह धारा लिखी होगी, देखिए ना धारा, तो कंफ्यूज मत करना है। सेम ना, अगर आप आईपीसी वाला इंडियन पैनल कोड पढ़ रहे हो तो उसमें अनुच्छेद नहीं लिख सकते, उसमें धारा लिखोगे। लेकिन किताबों में इसमें आप अनुच्छेद की प्रैक्टिस करना, धारा मत लिखना। धाराएं आपने जहां तक वो अनुच्छेद लिखना, लेकिन दोनों चीजें आपको आना चाहिए। उस पेपर में मान लो आ गया धारा, तो धारा का मतलब संविधान से संबंधित है, तो आप अनुच्छेद ही समझ। जैसे यहाँ पर धारा लिखी होती है, तो 227 क्या कहता है कि हाई कोर्ट को जितने भी जिले के कोर्ट हैं उनको निगरानी करने का अधिकार दिया गया है संविधान में। ये जो अभी हमने सेशन का बाद बताया था, ये निगरानी का ही तो अधिकार था। अगर मृत्यु दंड है तो वो स्वतः संज्ञान लेके कर सकते हैं। तो आर्टिकल 227 सेज दैट, मैंने बताया था 3 शब्द होते हैं, लुक, सी एंड वॉच। बताया था ना ये शब्द, पिछले उसमें सेशन में बताया था। लुक मानी देखना, सी मानी देखना, वॉच मानी देखना। लुक दूर के लिए, सी पास के लिए, और वॉच निगरानी करने के लिए। तो इसे वॉच डॉग भी कहते हैं। लेकिन डॉग चूंकि शब्द वॉच डॉग कहते हैं, लेकिन डॉग हम लोग गलत उसमें हैं। हॉट डॉग तो खा लेंगे हॉट डॉग खा लेंगे, और डॉग का नाम आएगा तो वॉच डॉग का मतलब गलत ही लगाते हैं सेंस। हॉट डॉग कौन खाया? किसी ने नहीं खाया, देखा है? खाया भी है गरम था या ऐसे ही ठंडा था? गरम था। नहीं होता आजकल तो वो तुरंत कर देते हैं, ओवन 2 मिनट में गरम था। अच्छा, नियंत्रण किसे? अपनी जितनी हाई कोर्ट है, पहला पॉइंट इसका है प्रशासनिक दृष्टि से, भूल जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रशासनिक। हाई कोर्ट अपने अंदर या अंडर जितनी भी कोर्ट हैं उनके लिए कोई भी नियम बना के उसे अधिनियम बना सकते हैं। दोनों मतलब समझ में? एनी रूल कैन बी मेड इन एज ए एक्ट। कैन बी मीन्स अधिनियम कब बनेगा? जब वहां की बेंच होगी, जो जज होंगे वो उसे बहुमत के साथ पारित कर देते हैं, अधिनियम बनेगा। सो हाई कोर्ट कैन कन्वर्ट ए रूल इन एक्ट, ऐसा समझो कि उच्च न्यायालय किसी भी नियम को अधिनियम बना सकता है।
और अधिनियम जब होता है तो अधिकृत रूप से सबको फॉलो करना ही है उसे। एक पहला पॉइंट प्रशासनिक दृष्टि से नियम और अधिनियम हमने बताया था ना आपको, शासन प्रशासन और बताया था ना आपको शासन, ये अपनी क्लास में बताता हूँ जब थर्ड ईयर में पढ़ाता हूँ। शासन कौन होता है? कैबिनेट, उसके नीचे प्रशासन चलाने वाला आईएएस होता है, और कोई अनुशासन भंग करता है अनुशासन तो वो प्रशासक जो होता है ना एडमिनिस्ट्रेटर, वही लोकार्पण करता है। इसलिए शासन का कार्य नियम कानून बनाना, प्रशासन का कार्य उसे इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। यही कह रहा है ये पहला पॉइंट कि अगर कोई भी नियम कानून है तो उसे अधिनियम में परिवर्तित करता है, और अधिनियम का नियम ये है कि वो मानना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि यदि किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस उसे लगता है, अब लगता कैसे, वो खुद थोड़ी आता है, कोई ना कोई रिपोर्ट करता है एनजीओ के थ्रू, एक्टिविस्ट के थ्रू, या कोई दूसरा प्रोसिक्यूटर कहता है, तो वो उस केस को अपने पास मंगा सकता है किसी भी जिले के कोर्ट से। मीन्स उच्च न्यायालय अधिकृत है किसी भी जिला के कोर्ट से अभियुक्त के या अभियोग के कागज मंगाने के, ठीक, वो ऑथराइज है। ये प्रशासनिक वो है, उसे अथॉरिटी है, उसे अथॉरिटी दी गई है कि प्रशासनिक रूप से किसी भी जिला के किसी न्यायालय से या सेशन सत्र न्यायालय से किसी भी अभियुक्त के कागज या अभियोग के कागज मंगा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि वो हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी था पड़ा हुआ कि हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर की फीस भी होती है ना, जो सरकारी कोर्ट है उनकी फीस, और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते भी निर्धारित करता है। ठीक है, एक मिनट, कार्य करने वाले वकीलों कर्मचारियों की भी फीस, अच्छा वकीलों की भी फीस निर्धारित होती है, मानो ज्यादा नहीं दे सकते वकालतनामा में। बार काउंसिल में जो एक वकील को कितना फीस लेना है वो निर्धारित है, वो बात अलग आजकल लोगों को नहीं पता होता है, बोले नहीं इतनी जाती है, वकालतनामा की फीस है। दूसरे लोगों को ठग लेते हैं कभी कभी ना, 450-500 रुपये रहती है, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार लेते हैं। जैसे अभी आप कोई केस करोगे तो सुप्रीम कोर्ट में 20,000 है, यहाँ पर 10,000 का, पहले तो शायद 25,000 हाई कोर्ट। ठीक, अब चौथा पॉइंट है आर्टिकल नंबर 228। ये क्या कहता है? कि यदि किसी भी जिला न्यायालय में किसी भी वाद के लिए, केस को वाद कहते हैं, किसी भी वाद के लिए संवैधानिक प्रश्न उठता है तो वो उस केस को अपने पास मंगा सकता है। अगर जैसे उसे लगता है कि एक संवैधानिक रूप से गलत हुआ है, जैसे कोई कह दे कि नहीं यार तो ये कहता ही नहीं है, जज ने दे दिया निर्णय, जबकि पता चल रहा है हाई कोर्ट को ये गलत निर्णय है, ये कहता ही नहीं, बोले गलत एक्सप्लेनेशन दिया, तुम्हें किसने वकील बना दिया, किसने जज बना दिया, कहते नहीं है, तो वो उसे लगता है कि बोले संविधान की व्याख्या सही नहीं हुई है, बोले इस केस को यहाँ पर दिया। हम बताएंगे कि ये संविधान ऐसे ऐसे ये कहता है, इस खंड का ये, बहुत सी चीजें ऐसी होती, संवैधानिक निरस्तता या कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, या डिलीट हुआ है, या उसे अमेंड किया गया, वो नहीं पता। तो इसलिए अगर कोई संवैधानिक रूप से किसी केस को, 75 जिले हैं, ऐसे केस में 2-4 केस हो गए, तो वो हाईकोर्ट खुद उसके बारे में निर्णय लेके बोले संवैधानिक दृष्टि से इस केस का आदेश सही तरह से पारित नहीं हुआ है, इसलिए इस केस को यहाँ पर भेज दिया। ये प्रशासन, ये आर्टिकल 228 में। अच्छा, दूसरा एक और पावर है उसके पास, अगर उसे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में कोई केस है और उसे लगता है किसी नेता के या किसी अभिनेता के, या मैं राज्यपाल की बात कर रहा हूँ राज्यपाल नेता भी तो यहाँ पर, किसी के इन्फ्लुएंस में उस व्यक्ति को सही निर्णय नहीं मिल पाएगा, तो हाई कोर्ट सीतापुर, बरेली, हरदोई किसी भी केस में उसे ट्रांसफर कर सकता है। उच्च न्यायालय को
ये अधिकार है कि यदि उसे लगता है कि संबंधित केस में संबंधित व्यक्ति को सही निर्णय नहीं मिलेगा तो वह किसी पास के या सबॉर्डिनेट तो हो ही नहीं सकता, पास के किसी भी न्यायालय में उस केस को ट्रांसफर कर सकता है। ये पता था आपको? नहीं ना, ये रखिएगा यार। इस तरह के जो कोटेशन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें समझ में आ गया ना? गॉट इट? हिंदी मजबूत हो रही होगी आपकी, है ना? इंग्लिश मजबूत है पक्का? ओके। एक दिन मौका दूंगा यहाँ पे आप लोगों को बोलने का, किसी भी टॉपिक पे जो आपको अच्छा लगता है, अपने बारे में नहीं पता चले, है ना? एजुकेशन नहीं होना चाहिए पढ़ने की। इसका लास्ट पॉइंट है, एक और है कि मुख्य ये पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे उच्च न्यायालय अपने जो अंडर में सबॉर्डिनेट है उनकी नियुक्ति भी खुद करते हैं, जिससे वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए या इधर को मतलब वो ना निकालें, लीक आउट ना करें कोई मैसेज। तो हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि अपने ग्रुप सी और ग्रुप डी के अधिकारियों की नियुक्ति करें, ठीक। और अब है लास्ट पॉइंट इसका कि उनके प्रमोशन का, एक में जोड़ सकते हो ऐसे कि उनके पदोन्नति का भी अधिकार हाई कोर्ट के लिए। और इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अवलेखों का क्या है? अवलेख न्यायालय अवलेख न्यायालय कहते हैं। इसके 2-3 पॉइंट और हैं, लास्ट खत्म कर दूंगा, सुन लो 5 मिनट। इसका है किसी न्यायालय की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। और हमें बता देना नेक्स्ट वीक क्या पढ़ोगे आप, सुन लीजिए ना, चाहे बता दीजिए लास्ट ईयर इसका कि क्या हुआ। स्वतंत्रता ये है कि राजनीतिक कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, उनका कोई प्रभाव ना रहे, फ्री रहें, निर्णय देने में फ्री रहें, डर ना रहे, ना प्रमोशन का डर रहे, ना ग्रुप सी डी का कोई लीक आउट का डर रहे। और इसलिए केवल और केवल हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ही जजों की नियुक्ति होती है। क्या कुछ गलत है? ना बता तो दिया, बाकी तो आपको बताया था शुरू वाला याद रखो, कोरिलेट कर लो उसके लिए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कौन कौन करता है बताया था आपको, बताया था ना कौन कौन? राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल। हाँ बस, बाकी सब बता तो दिया हेड ऑफिसर। हम इसलिए कहते हैं ये जो है ना दिमाग, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर कोई चीज भूल जाते हैं ना, अक्सर कुछ लोग भूल जाते हैं देखा कहां से नहीं इधर, तो वो पता क्या करते हैं, मतलब रील घुमाते हैं अपने दिमाग की, और जो सामने आती पिक्चर, जब जिसकी नहीं आती है पिक्चर सामने, वो अपने ऐसी रहता है। तो डिपेंड करता है किसका दिमाग। इसलिए मेरा काम रहता है कभी कभी जो बीच में कि दिमाग खोलने की कोशिश करता हूँ, आप में थोड़ा इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे के आप बोर ना हो, आपको सोए नहीं, इसलिए वो सब कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो मैं कितना सक्षम हूँ उस सब कोशिश के लिए, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जैसे आजकल एक CBSE सिस्टम चल रहा है ना कि खेत खेत में पढ़ना है, खेत खेत में पढ़ना है, नहीं तो ये ऐसे ऐसे टिपिकल शब्द हैं। कल मैंने जो भेजे थे खंड वन में, वो तो आदमी का दिमाग ही खराब हो जाएगा, पता नहीं कौन सी बाउंसर बात भेजी है कि पूरा हेलमेट उड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक तो ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति अवकाश और महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय के समान ही है। इसका जो प्रोसीजर उसका है वही इसका है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अगर इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवकाश ग्रहण करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्न अधीन न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता। वो केवल सर्वोच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों में ही वकालत कर सकता है जिनमें वो न्यायाधीश नहीं रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय में वकील जो जज रहा है वो कर सकता है, या उसमें जहां नहीं रहा है, मतलब सीधा सीधा है, जहां रहा है वहां नहीं कर सकता।
ऐसे कहते तो घुमा के कहते। ठीक, दूसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो वकालत कर सकता है, ये छूट दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और केवल उस जगह जहां पर वो जज नहीं रहा है। चौथा पॉइंट है वेतन भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार संविधान द्वारा निर्वाचित वो किए गए, संविधान में जो लिखित रूप में है वो है। और मैंने उसमें भी बताया था आपको सुप्रीम कोर्ट में कि जो वेतन भत्ते हैं उसमें कटौती नहीं की जा सकती किसी भी हाल में, किसी भी हाल में नियुक्त को कटौती नहीं की जा सकती। और इनके वेतन किससे मिलते हैं? संचित निधि से। संचित निधि क्यों कही गई है? क्योंकि संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संसद के ऊपर, संसद का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर संसद का कंट्रोल को धमका देंगे ना, देख लो नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और लास्ट पॉइंट इसका है कि जो उच्च न्यायालय के कर्मचारी हैं वहां पे उच्च न्यायालय के उनके ऊपर पूरा कंट्रोल केवल और केवल उच्च न्यायालयों का है, बाकी किसी का बाहरी कंट्रोल नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा सब रॉली में चलते हैं और ऊपर लिख देते हैं। आज कभी बंद करो हो गया ना टाइम।